चलिए हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे क्या, जलवायु। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भारत की जलवायु कैसी है, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि, और ये लोग हम लोग जानते भी हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु अलग अलग होती है। कैसे? मौसम के हिसाब से। हमने ये भी कहा था कि मौसम क्या होता है कि दिन प्रतिदिन या प्रत्येक क्षण होने वाला वायुमंडल में परिवर्तन, वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, मौसम कहलाता है। और वही मौसम जब कई वर्षों तक, लगभग 20 से 25 वर्षों तक एक स्थान पर टिक जाता है या रुक जाता है या स्थिर हो जाता है, तो वह स्थान, वह मौसम, वह उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ये हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में समझा था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि क्या भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु है, चाइना की अलग होगी, पाकिस्तान की जलवायु अलग होगी, यानी हर क्षेत्र की जलवायु अपने अपने हिसाब से होगी। ठीक है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंध हमने बताया था क्या होता है, फिर से एक बार आप ना चाहें तो देख लीजिए। हमने कहा था कि ये क्या है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर, सॉरी अक्षांश है, और इसके उत्तर में जब जाएंगे तो 23.5 डिग्री तक चलेंगे तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, कर्क रेखा जिसे बोलते हैं। और 23.5 डिग्री जब नीचे आएंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ कि जो बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यही आपका उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। कटिबंध क्या होता है? कटिबंध होता है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो गैप होता है, ये। ठीक है, या जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है और यहां से हम लोगों ने 1 डिग्री खींच दिया। ठीक है, तो ये जो गैप है आपका, यही गैप आपका कटिबंध कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका कटिबंध है। ठीक है, और भारत कहाँ पे स्थित है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, लेकिन कुछ हिस्सा तो भारत का उसमें भी स्थित है। ऐसे कर मान लीजिए भारत को आधा हिस्सा भारत का, क्योंकि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है जो, वो जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वो आपकी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत का उत्तरी आपका शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है, और दक्षिणी हिस्सा आपका उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है? शीतोष्ण कटिबंध आपका 66.5 डिग्री तक होता है। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री तक। ठीक, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है, शीतोष्ण। और ऊपर वाला क्या हो जाता है? शीत। ये वाला क्या हो जाता है? उष्ण। इसी प्रकार ये वाला क्या हो जाता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब ठंडा और गर्म वाली पेटियां। ठीक है, और ये वाला हो जाता है शीत। तो भारत जहां स्थित है, तो भारत के उत्तरी उत्तरा, ये वाला पूरा आपका हिस्सा आ जाता है किसमें? शीतोष्ण में, है ना, और ये वाला हिस्सा आ जाता है उष्ण में। लेकिन हम लोगों ने ये फिर भी जाना था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी पढ़ा था कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। लेकिन हम तो ये देखें कि भारत का भैया उष्णकटिबंध कैसे हो सकता है, क्योंकि उष्णकटिबंध तो नीचे वाला हिस्सा है और शीतोष्ण ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये आपको देखना है तो आप पीछे वाले वीडियो में एक बार देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, ये सब हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो आज हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है कि भारत में वर्षा कैसे होती है, वर्षा किन किन ऋतुओं में होती है। ठीक है, तो भारत में वर्षा, देखिए इसमें चित्र सिर्फ बनेगा, बाकी इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ समझने वाला है। भारत में वर्षा, ठीक है, तो भारत में वर्षा 2 ऋतु में होती है। एक हो जाती है आपकी कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, और एक हो जाती है आपकी शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कब से स्टार्ट होती है? ग्रीष्म ऋतु में वर्षा आपका 1 जून से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1 जून से वर्षा स्टार्ट हो जाती है। कब तक चलती है? लगभग 15 सितंबर तक चलती है। ठीक है, इसी प्रकार शीत ऋतु में वर्षा कब से स्टार्ट हो जाती है? शीत ऋतु में वर्षा आपकी 20 दिसंबर से लगभग और मार्च तक चलती है।
तो इनका एक लगभग अप्रॉक्सीमेटली टाइम पीरियड है कि इतने इतने समय तक ये लोग वर्षा करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कैसे होती। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से होती तो है, चलिए मान लेते हैं, अभी हम क्लियर करते हैं, एक एक चीज क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री है। ठीक है, और यहां पे आपका क्या है, भारत है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए भारत। ठीक है, भारत में वर्षा कैसे, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे मान लीजिए आता है तो हवाएं इधर चलती हैं ऐसे, है ना, या ऐसे, ये बड़ा वाला देख लीजिए, यही हिस्सा है, हवाएं कैसे चलती हैं, ऐसे चल रही कि नहीं, हवाएं ऐसे चल रही हैं, ऐसे 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 हवाएं पूरी चल रही हैं। तो ये हवाएं ऐसे क्यों चल रही हैं, हवाएं ऐसे क्यों नहीं चल रही हैं, हवाएं ऐसे क्यों नहीं चल रही हैं, ये इधर ही क्यों जा रही हैं, ये चीज हम समझाना चाह रहे थे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों, कैसे भैया दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोला गया इनको, तो देखिए इसमें एक रीजन है, एक कारण है, उस कारण को फाइंड किया गया है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम फेरल है, तो उन्होंने अपने नाम से इसका नाम, इस नियम को बताया है। फेरल का नियम देख लीजिए क्या होता है। फेरल का नियम ये कहता है, देखिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है, अभी नहीं बनी, ये आपकी अभी पृथ्वी नहीं, ये कोई और ग्रह बन गया, अब पृथ्वी बनेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत तो लग रही है। ये आपका 0 डिग्री है। फेरल साहब कहते हैं कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, यानी हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हवाएं ऐसे आ रही हैं, हवाएं ऐसे आ रही हैं, बिल्कुल अच्छे समझिए। जैसे ही ये बॉर्डर यानी 0 डिग्री क्रॉस की तो हवाएं किधर मुड़ गई, क्यों, क्योंकि अब देखिए हवाएं का मुंह किधर है, इधर है, जिधर मैं खड़ा हूं, जिधर मेरा मेरा जो है मुंह है बोर्ड की तरफ, उधर हवाओं का भी मुंह है, ऐसे है। यहाँ हवाएं ये वाली देखिएगा, ये वाली हवाएं इधर है, अब जब इधर जाएंगी तो हवाओं को दाहिना किधर होगा, इधर, तो दाहिनी ओर मुड़ गई। ठीक है, अब यही हवाएं अगर उत्तरी गोलार्ध से आती हैं तो कैसे मुड़ेंगी, हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं। अब हवाएं ऐसे उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध का मतलब अभी केवल यही वाला गोलार्ध, ऊपर वाला गोलार्ध। ठीक है, तो हवाएं क्या हुई, ऊपर से आ रही हैं, तो हवाओं को ऊपर का दाहिना क्या उधर किधर होगा, इधर होगा, तो हवाएं इधर मुड़ रही हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हवाएं अगर दक्षिण गोलार्ध में जाती हैं तो अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं तो हवाएं बाईं ओर मुड़ती हैं। हमें मालूम है हवाएं इधर आती हैं ऐसे, ऊपर वाला हमने देख लिया सारा। जैसे ही हवाएं इधर आई तो अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं, तो हवाएं कैसे, बाईं किधर हो जाएगा, इधर, हवाएं इधर मुड़ेगी। अगर उत्तरी गोलार्ध से हवाएं चलती हैं तो, है ना, अगर उत्तरी गोलार्ध से हवाएं चल के दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं तो अपने इधर मुड़ गई बाईं ओर। ठीक है, लेकिन अगर यही बाईं इधर से हवाएं अपनी दक्षिणी गोलार्ध से चलती हैं तो हवाएं कैसे चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध से चलेंगी तो हवाएं किधर चलेंगी, बाईं ओर, हवाएं बाईं ओर मुड़ेंगी तो हवाओं का बाईं ओर किधर हो जाएगा। अब हवाएं किधर चल रही, इधर, इधर हवाओं को चलना इधर है, तो हवाएं कैसे चलेंगी, अब अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी। हवाओं का मुख किधर है, अब हवाओं का मुख बोर्ड की तरफ है, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हवाएं ऐसे चलेंगी, और जैसे हवाएं ऊपर पहुंचेंगी तो हवाओं का रुख उधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझने का प्रयास करें, ज्यादा से कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सरल है, अपने आप इमेजिन करके देखिए। ठीक है, तो इसी वजह से
इसी वजह से क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है और ये हवाएं ऐसे मुड़ती हैं। ठीक है, यही वजह है, फेरल का नियम यही कहता है। फिर इसके बाद में क्या है, हमने कहा था कि शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आपके देखते हैं कि कर्क रेखा के इधर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर समुद्र भी है। समुद्र में क्या है, जब पानी में क्या, सीधी सी बात है, जब क्या कहते हैं सूर्य इधर आएगा, किधर उत्तरायण होता है, सूर्य 21 जून को यहाँ पे लंबो चमकता है। उसके पहले जब यहाँ पे सूर्य आता है तो उसके बाद में ये क्या होता है, ये पूरा भूखंड गर्म हो जाता है। गर्म होने के फलस्वरूप यहाँ क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर होने से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो लो प्रेशर होता है। गर्म हवाएं जब यहाँ ये पूरा भूखंड जो है आपका, ये जो धरातल है, ये कह सकते हो ये चट्टानें हैं, गर्म होती हैं, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं, हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। जब जैसे हवाएं ऊपर उठती हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, लो प्रेशर आ जाता है। जब ये लो प्रेशर आ जाता है तो यहाँ से हवाएं अब क्या करती हैं, तो समुद्री हवाएं, यानी जो समुद्री हवाएं जिनमें वायु दाब ज्यादा है, वो हवाएं क्या करती हैं, इधर आके प्रवाहित होती हैं। अब जैसे इधर आके हवाएं ना जो है आती हैं तो पर्वत पहाड़ों से टकराती हैं। क्यों, और टकराने के फलस्वरूप भयंकर वर्षा करती हैं। भयंकर वर्षा इस वजह से करती हैं क्योंकि इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हवाएं कहाँ से आती हैं, समुद्र से आती हैं। तो ये मान के चलिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किसमें, गर्मी में वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। और दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 90% भारत में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे भारत में प्रवेश करता है तो उसके बाद ये क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होते हैं, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो, तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र हो गया, केरल हो गया, कोरमंडल तट जिसे बोलते हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाती है वर्षा, क्योंकि इधर ये आपकी बहुत सारी ऊंची ऊंची ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, और पश्चिमी घाट पर्वत के इधर वाला ये क्षेत्र आपका वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वृष्टि छाया देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत है, और हवाएं क्या, हवाएं आई ऐसे करके, हवाएं सीधे आके टकराई, तो इतने बड़े क्षेत्र में जब हवाएं टकराएंगी आके तो भयंकर वर्षा होगी। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए इधर तो वर्षा हो गई, जहां तक हवाएं क्या करती हैं, ऐसे जाके हवाएं करती हैं, ऐसे हैं, ऐसे आई हवाएं, और जब ऊपर उठने का प्रयास करती हैं, जितना ऊंचा पर्वत होगा हवाएं उतने ऊपर तक जाएंगी और उतने ही बारिश करेंगी। हवाएं अगर पर्वत कम ऊंचा होता है तो हवाएं उतने जो है उसकी ऊंचाई से, जैसे मान लीजिए हवाएं पर्वत बहुत कम ऊंचा है तो हवाएं क्या करेंगी, उसको आसानी से पार कर जाएंगी, थोड़ी बहुत वर्षा होगी। लेकिन अगर पर्वत बहुत ऊंचा है तो हवाओं को और ऊंचा उठना पड़ेगा। जब और ऊंची उठेंगे तो उनमें और नमी होगी, और नमी, जितनी भी नमी होगी वो सारी की नमी यहाँ पे गिरा देंगी। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला आपका जो क्षेत्र है बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हवाएं क्या करती हैं, पूरा पानी अपना गिरा देती हैं, जो भी नमी होती है हवाएं पूरी नमी अपनी छोड़ देती हैं। लेकिन नमी इसी के इस बिल्कुल इधर, यहाँ ऐसे ये घाट, पश्चिमी घाट पर्वत खड़ा है, यहाँ तो वर्षा खूब हो गई, लेकिन इस साइड क्या है, एक बूंद भी नहीं गिरी, तो वो होते ही वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ये कोरोमंडल तट हो गया तमिलनाडु में, मतलब ये सब जगह उड़ीसा वगैरह में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से गर्मी में यहाँ तक पूरा दिल्ली तक पूरा वर्षा होती है। उसके बाद में आप देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो गई। अब इसके बाद देखते हैं शीत ऋतु में वर्षा। तो शीत ऋतु में देखते हैं, शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है दो, शीत ऋतु में वर्षा होने के दो कारण है। पहला है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, और दूसरा है आपका पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चलिए, तो उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, तो हम जैसा कि हम लोग देखे हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून क्या, अब हवाएं कहाँ से चलेंगी, ऐसे करके आएंगी हवाएं। ठीक है, ये हवाएं कैसे आएंगी, ऐसे करके आएंगी। अब देखिए वही नियम लग रहा है, अपनी दाहिनी तरफ हवाएं उधर आ रही हैं, हवाओं का दाहिनी तरफ ये होगा, हवाएं इधर ऐसे बह रही हैं। ठीक है, फिर अगर नियम लग रहा है इसमें, तो हवाएं ऐसे करके आ रही हैं। लेकिन इन हवाओं में होता क्या है, इन हवाएं, ये हवाएं जो होती हैं ये स्थल खंड से होकर आती हैं। ठीक है,
चाइना जैसे पठार और तिब्बत का पठार वगैरह क्षेत्र से होकर आती हैं, भारत के भी इस पूरा क्षेत्र से होकर आती हैं। लेकिन अब देखिए ये हवाएं ऐसे ऐसे चल रही हैं, पूरी हवाएं मान लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें कुछ हवाएं इधर से बंगाल की खाड़ी में जैसे प्रवेश करती हैं तो ये उधर से होकर आती हैं, गर्म तो होती ही थोड़ी बहुत, और इधर क्या करती हैं, जैसे ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं हवाएं तो ये पर्याप्त नमी उस बंगाल की खाड़ी से ग्रहण कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में क्या है, पानी है, तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेती हैं, और नमी ग्रहण करने के फलस्वरूप जैसे ही इन पर्वतों से टकराती हैं, ऐसे करके देखिए आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसे इन पर्वतों से टकराती हैं तो यहाँ पर भयंकर बारिश कर देती हैं, कहाँ पे, इसी पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत की तरफ, ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत की तरफ ये बहुत भयंकर बारिश कर देती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा था वृष्टि छाया प्रदेश, तो वृष्टि छाया प्रदेश के अलावा इसमें एक कारण और भी बनता है कि जैसे मान लीजिए हवाएं ऐसे चल रही हैं, इधर चल रही हैं, ये पर्वत है, हवाएं अगर ऐसे चलेगी तो पर्वत का इतना क्षेत्र ये लंबाई में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, तो हवाएं इसमें बहुत ज़्यादा एरिया इसका कवर कर रही हैं और बहुत ज़्यादा वर्षा करेंगी। लेकिन अगर पर्वत ऐसा खड़ा है, लंबा ऐसा खड़ा, हवाओं के समानांतर खड़ा है, समानांतर का मतलब जिधर हवाओं की दिशा है वैसे ही वो भी खड़ा है, तो क्या हुआ, अब ऐसे करके जब हवाएं जाएंगी तो इसमें वर्षा नहीं हो पाएगी, जब वर्षा, क्योंकि ये तो छोटा सा क्षेत्र इधर लगेगा, जितना इससे टकराएंगे हवा तो हो जाएंगी अब वर्षा, लेकिन बाकी क्षेत्र तो क्या है, इसके समानांतर बहती हुई चली जाएंगी। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि ये पश्चिमी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के बिल्कुल समानांतर खड़ा हुआ है, इस वजह से ऐसे खड़ा हुआ है पूरा, और दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए ऐसे भी जा रहा है, तो इसी वजह से क्या होता है, आपका राजस्थान में वर्षा, जो अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में वर्षा नहीं करने देता है। अगर यही अरावली पर्वत श्रेणी कैसे होती, अगर अरावली पर्वत श्रेणी ऐसे होती तो ये जाके वर्षा कहाँ पे, ऐसे जाके सीधे यहीं से टकराती इससे, और टकरा के भयंकर वर्षा यहाँ पे कर देती, तो राजस्थान में एक सूखा प्रभावित क्षेत्र ना होता, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून हो, ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। और ये जैसे यहाँ पे आती हैं, यहाँ से नमी ग्रहण करने के बाद इन पर्वतों से टकराती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ी टकरा के बाद यहाँ पे भयंकर बारिश करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाते हैं पश्चिमी विक्षोभ, थोड़ा सा मिटा लें, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ को पढ़ने से पहले हम लोग जेट वायु धारा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ को लाने वाली जेट वायु धारा ही है, और जेट वायु धारा क्या होती है वो अभी हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ को अगर भारत में कोई लाता है, अगर भारत में अगर जेट वायु धारा ना होती तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ भी आता, लेकिन कमजोर होता, और कमजोर होने के फलस्वरूप भारत के उत्तरी भागों में, यानी कह सकते हो कि आपकी जो है जितनी भी पहाड़ियां हैं उत्तरी भाग में, वो पहाड़ियों में वर्षा ना हो पाती अगर पश्चिमी विक्षोभ ना होता तो सॉरी पश्चिमी विक्षोभ, जेट वायु धारा ना होता तो। चलिए, तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, थोड़ा सा देखने क्या जा रहे हैं, जेट वायु धारा क्या होती है, ठीक है। जेट वायु धारा, क्या इसे बोल सकते हैं जेट स्ट्रीम, सॉरी, ठीक है। तो ये जेट वायु धारा क्या होती है, तो ये बहुत ही शक्तिशाली हवाएं होती हैं, ठीक है। ये हमारे धरातल पे हमको महसूस नहीं होती हैं, ये कह सकते हो क्षोभ मंडल सीमा के पास में होती है, ठीक है। क्षोभ यानी 6 से 12 किलोमीटर, यानी जैसे ही आप ऊपर जाएंगे 6 किलोमीटर मिला, 6 किलोमीटर आप धरती से ऊपर जाएंगे 6 किलोमीटर के बाद यहाँ हवाएं ये चलती हैं कहाँ तक, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये हवाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, क्या होती हैं, ये हवाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, शक्तिशाली का मतलब इनमें रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग मान के चलिए 340 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास, ठीक है, 340 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास ये हवाएं लगातार चलती रहती हैं। तो यही हवाएं क्या करती हैं, यही हवाएं पश्चिमी विक्षोभ को ला करके भारत में वर्षा कराती हैं। अब हम समझते हैं पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी का। अब ये जो वायु धारा होती है कौन सी, जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम वायु धारा क्या है, जेट स्ट्रीम वायु धारा पश्चिम से पूर्व चलती है, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है,
ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पछुआ जेट वायुधारा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पछुआ जेट वायुधारा। अब पछुआ जेट वायुधारा है ये, ठीक। अब यहां से थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये देखिए, इसको आप हल्का दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये अब दिख रहा होगा आपको, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और ये जब ऐसे प्रवाहित होती हैं तो ये पहले स्टार्टिंग में जब प्रवाहित होती हैं तो कब, जब सूर्य हमारा, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य आपका जब आपका यहाँ पर रहता है, कहाँ पे, भारत में प्रवेश करता है, यानी भारत में 21 जून तक रहता है, और जब 21 जून के बाद भारत से ये जाने लगता है, 21 जून के बाद भारत से जब ये जाने लगता है, जब 21 जून हुआ, 21 जून तक कर्क रेखा में सूर्य क्या होता है, लंबो चमकता है 21 जून को, ठीक है। जब 21 जून से सूर्य क्या करता है, इधर की तरफ, यानी कह सकते हो दक्षिणायन होने लगता है, दक्षिण की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब ये शीतग्रस्त क्षेत्र बनने लगता है। जब शीतग्रस्त क्षेत्र बनने लगता है तो ये जो जट धारा है, ये जट धारा क्या करती है, ये थोड़ा सा दक्षिण की तरफ और खिसक आती है, यानी भारत की तरफ और खिसक आती है। जब भारत की तरफ खिसकती है तो इसकी हवाएं क्या करती हैं, हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6 से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास, या 6.5 किलोमीटर के आसपास ये हवाएं, मतलब हिमालय की ऊंचाई होती है। और इन हवाओं की ऊंचाई कितनी बताई गई है, 6 किलोमीटर से, है ना। तो ये हवाएं क्या करती हैं, अब जैसे मान लीजिए ये हवाएं, जैसे ही सूर्य क्या हुआ, दक्षिणायन हुआ, तो ये हवाएं थोड़ा सा दक्षिणी तरफ ये भी खिसक गई, क्योंकि ये क्या हुआ, अब ये आ गया किसके, शीतग्रस्त क्षेत्र में, ये क्षेत्र आने लगा, धीरे धीरे करके शीतग्रस्त क्षेत्र में आने लगा, तो ये भी ठंडी हवाएं होती हैं। तो ये क्या करने लगती है, ये इधर की तरफ ये भी अपना जोर डालने लगती हैं। जैसे ही जोर डालती हैं तो इनके बीच में आ जाता है क्या, अब ये हवाएं जैसे आई, ये बीच में क्या आ गया, ये पूरा हिमालय पर्वत आ जाता है, ठीक है। जैसे ही हिमालय पर्वत आता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है। अब जैसे मान लीजिए ये हिमालय पर्वत खड़ा है, ठीक है, हवा ऐसे आ रही, तो एक हवा भाई या तो ऐसी जाएगी या तो ऐसी जाएगी, है ना। तो ये 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो ऊपर वाली शाखा को कहते हैं क्या, पछुआ जेट धारा की उत्तरी शाखा, नीचे वाली शाखा को क्या कहते हैं, पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा। अब ये जो पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा है, यही क्या करती है, यही लाती है किसको, पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाती है, और भारत में लाने के पश्चात फिर वर्षा कराती है। अब हम लोग आते हैं पश्चिमी विक्षोभ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि जेट धारा को समझना बहुत जरूरी था। पश्चिमी विक्षोभ, अब पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, देखिए पश्चिम विक्षोभ का मतलब कुछ नहीं होता है, विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, ठीक है, ठीक है। विक्षोभ का मतलब होता है, ज्यादा नहीं चलेंगे, विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, यानी कहने का मतलब हवाओं की एक दिशा होती है, उस दिशा में न चल करके एड़े टेढ़े तरीके से चलना, यानी अजीब तरीके से चलना, हवाओं में डिस्टर्बेंस पैदा करना। हवाएं क्या होती है, डिस्टर्ब तरीके से चलती हैं, तो वो हवाएं क्या कहलाती हैं, विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब यह समझ लीजिए चक्रवात, ठीक है, ये चक्रवात, इसे ही बोलते हैं क्या, चक्रवात। जब हवाएं क्या करें, चक्रवात में क्या होती है, हवाएं चक्करदार घूमती हैं, ठीक है, तो वो होता है विक्षोभ। तो अब पश्चिम विक्षोभ, यानी ये तो समझ गए आप, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिम की तरफ से आने वाला कोई एक चक्रवात है जो भारत में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसको देखना है हमको। तो ये क्या होता है, ये पश्चिम विक्षोभ है क्या, ये आपका जन्म लेता है कहाँ पे, पश्चिम की तरफ, यानी कहाँ पे, यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे, ये काला सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन, यानी कह सकते हो भूमध्य सागर में इसका जन्म होता है। जन्म कहाँ पे होता है, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में ये इसका जन्म होता है, किसका, पश्चिम विक्षोभ का, और वहां से चलना स्टार्ट करता है। तो उसके आगे फिर आपका पड़ता है कैस्पियन सागर, फिर काला सागर, ठीक है। इस प्रकार ये कई सागरों से होते हुए आता है। तो उससे जब ये कई सागरों से होता हुआ आता है तो इसमें क्या होती है, बहुत सारी नमी की मात्रा होती है, लेकिन बस ये इसको रोकने वाला कोई चाहिए। अगर ये रुकेगा नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। तो हमारा भाई साहब एक खड़ा है कौन सा, जेट स्ट्रीम, और दूसरा खड़ा है हिमालय। तो हमारे पास रोकने के लिए बहुत बड़े औजार हैं। तो इसको क्या करता है, जैसे ये इधर आता है तो इसको क्या करते हैं,
पश्चिमी जटधारा की दक्षिणी शाखा क्या करती है, इस पश्चिमी विक्षोभ को ला करके भारत में भयंकर वर्षा करवाती है। कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे क्षेत्रों में भयंकर तरीके से ये क्या कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ भयंकर तरीके से वर्षा करती है। तो यानी कहने का मतलब शीत ऋतु में दो तरह से वर्षा होती है, एक पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। लेकिन आपकी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है किससे, आपका केवल होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में किस किस तरीके से वर्षा होती है। इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि कैसी होती है। ठीक है, अभी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा धैर्य रखना है। और क्लाइमेट का चैप्टर चित्र और उसमें लिखने वाला नहीं है, बस आपको इसी में देखते रहना है कैसे कौन सी कैसी हवाएं कैसे चल रही हैं। बाकी इसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, आपको लिखना अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।